हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने क्लास 11th वाले टॉपिक्स को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अभी तक 12 लेक्चर्स आ चुके हैं टोटल में, और ये उसका लेक्चर नंबर 13th है। देखिए, अभी तक अगर आपने उन लेक्चर्स को विज़िट नहीं किया है तो आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियोज़ को विज़िट करते हुए आइए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपको एटम की शक्ल दिखाई देने लगेगी, आपको एटम पूरी तरीके से फील होगा। अगर आप एटम को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो से लेक्चर्स को विज़िट करना शुरू करिए। आपको प्रॉपर बेसिक से ये मैंने समझाना शुरू किया है कि एटम इन रियलिटी क्या है, कैसे है, और उसको कैसे आज के इस फॉर्म पर सोचा गया है। जैसे आपसे एटम कहा जाता है तो आप न्यूक्लियस के बारे में सोचते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सोचते हैं। तो क्यों ऐसा किया गया है, ये इन वीडियोस में मैंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आपको अगर ये कोशिशें अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आज हम अपने इस लेक्चर में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, और आगे आज हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इससे जस्ट पीछे के 2 लेक्चर्स में, या पीछे के 3 लेक्चर्स को आप पकड़ लीजिए, 10, 11 और 12, इन तीनों लेक्चर में मिलाकर हम लोगों ने बोहर के मॉडल को समझने की कोशिश की है। बोहर के मॉडल के ऊपर एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लेक्चर नंबर 11 में, और लेक्चर नंबर 12 में हमने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए उन सारे फार्मूलों को प्रैक्टिस किया था। लेक्चर नंबर 11 में सिर्फ हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन किए थे हमने, और लेक्चर नंबर 12 में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। अब हम लोग आज हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला नहीं यहाँ डिराइव करेंगे, हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस का क्या मतलब है, ज़रा समझने की कोशिश करिए। आपके एग्ज़ाम में, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख लीजिए, या फिर आप अपने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है कि जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, वो फिर कहेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे न्यूक्लियस है उसके अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम शेल कहते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। तो कई बार वो कह देते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में है और उसको सेकेंड से 4th एनर्जी लेवल में जाना है ना, यानी कि यहाँ से उठकर उसे जंप कर कर यहाँ पहुँचना है, तो वो किस अमाउंट के एनर्जी को या किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कई बार कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन आपके 3rd एनर्जी स्टेट में है, वहां से वो फर्स्ट में जंप करता है, यानी कि अब अपर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो कहते हैं कि कितना एनर्जी वो एमिट करेगा। ठीक है ना। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और वो एनर्जी जितना एमिट करेगा उसका वेवलेंथ क्या हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं आपसे, और उन्हें हमें प्रैक्टिस करना आना चाहिए। अगर उनको हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आज आपको इस टॉपिक को सीखना है, मतलब किसी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाने पर, या किसी हाई से लो पर जाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से सॉल्व करनी है, इस लेक्चर में आपको ये सिखाया जाएगा। एक बात और समझ लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हाई टू लो जाता है तो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है ना। और एक बात ये समझिए, जैसे मान लीजिए वो सेकेंड एनर्जी लेवल से 4 में जाता है तो वो 10 जूल को एब्जॉर्ब करता है, तो जब 4 से 2 में आएगा तो 10 ही एमिट करेगा। मतलब सेम एनर्जी गैप के लिए एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग एनर्जी का अमाउंट सेम होता है, तो फॉर्मूला सेम बनेगा। बस आपसे जब एब्जॉर्प्शन एनर्जी पूछे तो समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉन लो से हाई जा रहा है, और जब एमिशन एनर्जी कहेगा तो समझ जाइएगा हाई टू लो जा रहा है। अभी हम आगे भी इस बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको आगे प्रोसीड कर लें और आगे इसको समझ लें कि आज के लेक्चर में किन फार्मूलों पर हम लोग को काम करना है। तो चलिए हम लोग एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी पर बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग को एक एटम कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम एक एटम कंसिडर कर लेते हैं। हम मानते हैं लेट अ एटम ऑफ एटॉमिक नंबर
जेड, देखिए एक एटम हम मान रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, इज कन्वर्टेड इनटू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखिए पहले तो हमने माना है लेट एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, एक एटम हम कंसिडर करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अच्छा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब यहाँ क्या है, देखिए उसको हाइड्रोजन लाइक एटम में कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोरॉन हो, तो बोरॉन के पास न्यूक्लियस होता है और उसके पास 2 शेल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p1। देखिए पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2, और दूसरे शेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं यहाँ पर। और अब आपको इसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो अब बोरॉन के पास बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और उसके पास बचेगा पहले शेल में ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ये n=1 है। इसके अगल बगल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं लेकिन वो सब इस वक्त क्या हैं, खाली हैं, ठीक है ना, उन सब में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे बोरॉन को मैंने मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चेंज कर लिया है, उसके बाकी शेल्स को मैंने खाली कर दिया है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को आप जितना एनर्जी देंगे उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग शेल में रह सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या समझिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो 3rd एनर्जी लेवल में रह सकता है तो वो 1st में नहीं होगा, 3rd में रहेगा। अगर वहाँ रहने लायक इसके पास एनर्जी है तो, अगर इसके पास इतनी एनर्जी है कि सिर्फ ये कहाँ रह सकता है, 1st में, तो ये वहाँ पर रहेगा, है ना, ठीक। कहीं पर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ठीक। चलिए अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक, वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चेंज होने का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनमें से सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी सबको बाहर कर दीजिए, ठीक। अच्छा, बोरॉन में 5 थे, यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 5 था तो 4 भगाने पड़े। अगर आप सोडियम लेते तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कितने भगाने पड़ते, 10, ठीक। तो आप मेरे ख्याल से इस चीज़ का मतलब समझ चुके होंगे कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जेड हो, जेड कोई भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, वो नंबर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटम लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। एटम के अकॉर्डिंग जेड चेंज होते रहता है, हर एटम का जेड क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। जितना भी जेड रहेगा उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कर देंगे, भगा देंगे, ठीक। और 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने उस एटम को मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। चलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या एटम माना था जिसको हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर उस एटम का एक डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम में क्या शो कर सकते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये उसके अगल बगल नंबर ऑफ शेल्स हैं, ये आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखिए इसके अगल बगल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही है तो वो होगा किसी एक एनर्जी लेवल में एट अ टाइम, वो किसी एक ही एनर्जी लेवल में रह सकता है क्योंकि किसी भी पार्टिकल का एक टाइम पर 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि पहली बार जब मैंने उस इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो इस सेल में था, ठीक, यहाँ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये आप मान लीजिए कि कौन सा एनर्जी लेवल है, n1, ठीक है ना। अब आप कहेंगे हमें तो साफ साफ दिख रहा है 1st, 2nd और 3rd है। देखिए वो कुछ भी हो सकता है, अभी आपको यहाँ 3rd दिख रहा है लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक फार्मूला फॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम ऐसा भी कोई नंबर फिक्स मत माने जिससे डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम हो, है ना, ठीक। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस वक्त ये n1 में है। n1 कोई भी नंबर हो सकता है ये 1st में हो, 2nd में हो, 3rd में हो, 4th में हो, 5th में हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। और इसको अगर आप एनर्जी दे दें तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही अपने आप से हाई लेवल में चला जाएगा, ठीक। मान लीजिए इसको आपने कहीं से एनर्जी दे दिया, हम मान ले रहे हैं कि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं
डेल्टा ई। डेल्टा ई, अभी डेल्टा क्यों लगाएं आपको समझा देंगे आगे, लेकिन अभी मान लीजिए आपने डेल्टा ई एनर्जी दिया और ये जंप कर कर चला गया इस वाले एनर्जी लेवल में, ठीक, ये जंप कर गया यहाँ पर और इस शेल का नाम है N2, ठीक है ना, जहाँ पर वो गया है डेल्टा ई को एब्जॉर्ब कर कर। बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका N1 शेल में था, उसने डेल्टा ई अमाउंट के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब कर कर वो कहाँ चला गया, N2 एनर्जी लेवल पर। अच्छा, वहाँ से जब वापस आएगा, क्योंकि बोहर का कहना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है और वापस वहाँ से अपने घर चला आता है। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया 10⁻⁸ सेकेंड तक में, ये यहाँ रुका और उसके बाद वापस कहाँ आ रहा है, अपने एनर्जी लेवल में, ठीक। ये N1 था और इलेक्ट्रॉन वापस लौट आया और वापस लौटते वक्त वो क्या एमिट कर देगा, एनर्जी। कितना एमिट करेगा, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया था। तो सिंपली आपको ये समझ कर रखना है कि आपसे चाहे एब्जॉर्बिंग एनर्जी पूछे और चाहे एमिटिंग एनर्जी पूछे, उन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा अगर नंबर ऑफ शेल का डिफरेंस क्या है, सेम है तो, ठीक है ना। मतलब N1 से N2 में जाने के लिए अगर उसको डेल्टा ई एनर्जी का डेल्टा ई अमाउंट का एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो N2 से N1 में आने के बाद वो उतना ही एनर्जी एमिट भी कर देगा, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम ही आएगा, बस आपको ये देखना है कि एनर्जी हाई टू लो जा रहा है तो उतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लो टू हाई जा रहा है तो लो टू हाई जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हाई टू लो जा रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक। ये आपको क्लियर रखना है, लो टू हाई के लिए एब्जॉर्प्शन और हाई टू लो के लिए एमिशन, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये एनर्जी का गैप आएगा कितना, है ना, ठीक। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन के किसी एनर्जी लेवल में रहते हुए एनर्जीज का फॉर्मूला क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो पिछले लेक्चर्स को विजिट करिए और उनको अच्छे से पढ़िए और वापस इसको देखने की कोशिश करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट सेल का क्या करते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। लेट एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज कन्वर्टेड इनटू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन N1 एनर्जी लेवल, वाइल हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी N1 एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वाइल आफ्टर एब्जॉर्बिंग डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट जंप अप टू N2 एनर्जी लेवल। तो डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो N2 में जंप कर जाता है, ठीक। यहाँ तक हमने कंसिडर किया है। अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N1 शेल, यानी कि N1 शेल में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे हम, इक्वल -13.6 इंटू Z²/N²। तो N² होता है, यानी कि N नंबर ऑफ शेल रखना रहता है, और हम कौन से शेल में निकालने जा रहे हैं, N1, तो ये N1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी को भी हम 1 कह देते हैं, यानी कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, इसको हम लोग E1 कह देते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 शेल, तो N2 शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जरा देखिएगा। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल -13.6 इंटू Z²/N²। अब की बार हम N2 में निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल N2 रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर का हम यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 क्यों नहीं रख रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि दोनों एनर्जी लेवल अभी उसी एटम के हैं। भाई, आप एटम चेंज नहीं किए हैं, आप उसी एटम के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, तो आपको Z चेंज करने की ज़रूरत
नहीं है, जेड दोनों में सेम रखा जाएगा, लेकिन हाँ एनर्जी फिर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी बदले एनर्जी तो चेंज होना ही होना है। और ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़रा देखिए, डेल्टा ई में निकालने की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप N1 में थे और आपके पास एनर्जी 10 थी, अब हाई एनर्जी लेवल में जा रहे हैं N2 में, तो एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही होगी, मान लेते हैं यहाँ 17 थी, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी एनर्जी मिली होगी जिसकी वजह से आप N1 से उठकर कहाँ चले गए हैं, N2 में, तो आप मुझे बताएंगे आपको 7 यूनिट की एनर्जी मिली होगी, है ना, ठीक। कैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए 17 चाहिए, यहाँ पर रहने के लिए 10 चाहिए, लेकिन आप 10 से 17 में जाना चाहते हैं, तो और कितनी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो भाई 10 पर थे, आपको 17 तक जाना है, 10 में और कितना ऐड करें तो आप 17 पर पहुंच जाएंगे, तो 7। और ये 7 आप कैसे निकाल रहे हैं, तो आप निकाल रहे हैं हाई एनर्जी लेवल को लो एनर्जी लेवल में से क्या कर कर सब्सट्रैक्ट कर कर। 17 माइनस 10 इक्वल क्या जा रहा है, 7। तो हम भी इस अमाउंट को निकालना चाहते हैं, डेल्टा ई को निकालना चाहते हैं कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, डेल्टा ई किसके इक्विवेलेंट होगा, हाई एनर्जी लेवल E2। जैसे आप 17 में से किसको माइनस किए, 10 को, वैसे मैं हाई एनर्जी लेवल E2 को लो एनर्जी लेवल E1 से क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, जब आपने इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो आप तुरंत E1 और E2 की क्या रख दीजिए, वैल्यू। चलिए E2 की वैल्यू क्या है, जरा यहाँ देखिए, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, यही वैल्यू तो है E2 की। माइनस E1 की वैल्यू क्या है, माइनस में, यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा रहे क्योंकि E1 की वैल्यू भी माइनस में है ना, तो वो है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए, ये तो माइनस में ही रहेगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। तो ये प्लस में हो चुका है, ये माइनस में है। देखिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए और माइनस वाले को बाद में, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, अब आपके पास डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला है, तो देखिए प्लस वाले पार्ट को पहले लिख ले रहे हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और 13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आपके पास डेल्टा ई इक्वल हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक। ये आपका है एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। इसी को एब्जॉर्बिंग एनर्जी या फिर एमिटिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी और एमिट होने वाली एनर्जी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एब्जॉर्ब और एमिट कैसे निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जा रहा होगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हाई टू लो आ रहा होगा तो एनर्जी को एमिट किया जाएगा। फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम लगने वाला है। इस फॉर्मूले में कौन क्या है जरा ये समझ लीजिए। उसके बाद जरा ये भी देखिएगा कि इस फॉर्मूले में जो एनर्जी डिफरेंस आया है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियोस में मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है, कई बार आंसर जूल में पूछ लेता है, ठीक। तो आपको बताना आना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की, ठीक है ना। अगर आपका आंसर आ चुका है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा जूल में। खैर यहाँ पर हम लोग ये भी जान लें कि कौन क्या है
वेयर डेल्टा ई को कहा जाता है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसको एब्जॉर्प्शन एनर्जी से भी पुकारते हैं कई लोग, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, और इसी को लोग एमिशन एनर्जी कहते हैं, और इसी को लोग रेडिएशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस नाम से भी इसको कई लोग पुकारते हैं। उसके बाद जेड क्या है आपका, तो जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिस एटम में ये सारा काम हो रहा होगा उसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ठीक। N1 क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, लो एनर्जी लेवल, N1 क्या है आपका, लो एनर्जी लेवल है। N2 क्या है आपका, हाई एनर्जी लेवल है, ठीक। तो देखो एक बात है समझिएगा, आपको N1 हमेशा छोटा वाला नंबर रखना है और N2 हमेशा बड़ा वाला नंबर रखना है, चाहे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन की एनर्जी पूछ रहा हो इलेक्ट्रॉन की, और चाहे इलेक्ट्रॉन के एमिशन की एनर्जी पूछ रहा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, N1 की वैल्यू, जैसे मैं आपसे कहूँ एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जाता है, यानी कि 2 to 5 जा रहा है, तो N1 क्या लेंगे 2 और N2 क्या लेंगे 5। अब कि मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4 से 1 में आ रहा है, ठीक। तो आप ये मत ध्यान दीजिए कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि लो से हाई जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आंसर बताते वक्त बस उसके बारे में आपको सोचना है, लेकिन N1 N2 रखते वक्त आपको ये नहीं देखना है कि वो लो एनर्जी से हाई जा रहा है या हाई से लो जा रहा है। आप N1 हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेंगे और N2 हमेशा बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, है ना, ठीक। अब अगर वो हाई टू लो जा रहा होगा तो मतलब एमिशन एनर्जी है वो, और लो टू हाई जा रहा होगा तो क्या आपका एब्जॉर्प्शन एनर्जी है। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक, अच्छे से, अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। एक बार आप फिर से डेरिवेशन अच्छे से समझ लीजिए। हमने एक एटम माना था, लेट एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज कन्वर्टेड इनटू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एक एटम हमने कंसिडर किया जिसका एटॉमिक नंबर हमने Z माना और उसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही अकेला इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर पहले हाई लेवल पर गया और वहाँ एनर्जी को फिर से उसने एमिट कर दिया। देखिए यहाँ पर डेल्टा ई को उसने एमिट कर दिया है और वापस लौट आया है अपने पुराने एनर्जी लेवल पर, ठीक। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो एमिट करता है, अगर जितने गैप पर गया था उतने ही गैप पर वो लौट आए तो, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपने माना, और इस सारी चीज़ों को लिखने के बाद हमने मान लिया कि N1 शेल में उसके पास एनर्जी E1 है। E1 को फॉर्मूले के फॉर्म में हमने लिख लिया। ये फार्मूला कहाँ सीखा गया है, तो पिछले लेक्चर्स में इसको हम लोगों ने सीख कर रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी कि सेकेंड एनर्जी में आप या सेकेंड एनर्जी लेवल पर उसके पास एनर्जी जो थी वो हमने निकाल लिया। N2 आपका था, जो सेकेंड वाला एनर्जी लेवल हमने कंसिडर किया था वहाँ एनर्जी ये था। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट, यहाँ पर असलियत में दोनों बातें लिख देनी चाहिए थी, लेकिन आप इतना कंसिडर कर लीजिए कि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा, एमिट करेगा। और एब्जॉर्प्शन एनर्जी या एमिशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल E2 माइनस E1। हाई एनर्जी में से लो एनर्जी लेवल को घटा दिया गया और जब उसको सब्सट्रैक्ट किया गया तो सब्सट्रैक्शन के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला मिला है, डेल्टा इक्वल 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी देता है। कई बार आपसे क्वेश्चंस जूल में पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल रख सकते हैं और आपको आंसर तुरंत जूल में मिल जाएगा। इस फार्मूले में कौन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा ई को एब्जॉर्प्शन एनर्जी या एमिशन एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, ठीक। और जेड को एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कहा जाता है, N1 को लो एनर्जी लेवल कहा जाता है और N2 को हाई एनर्जी लेवल कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर देखते हैं और फिर इस डेरिवेशन से रिलेटेड और 2 फार्मूले देखेंगे, एक वेवलेंथ के लिए और दूसरा देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना। उन दोनों को भी आपको अच्छे से क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, ताकि आप सही आंसर्स बता सकें, ठीक। आप यहाँ पर देखिएगा आगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाएँ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें हम, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर फिर आगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को भी क्या करेंगे,
स्टडी कर लेंगे हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए second excited state of Li plus 3 ion, what amount of energy should be absorbed by electron so it can reach to fifth energy level। तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 3 आयन, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज थोड़ा गड़बड़ लगा है, ये Li+2 होगा। तो Li+2 आयन, और कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी एब्जॉर्बेड बाय इलेक्ट्रॉन सो इट कैन रीच टू फिफ्थ एनर्जी लेवल। वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पर क्या कर ले जाए, रीच कर ले जाए। मतलब आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो लिथियम आयन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो देखो पहले आप N1 N2 मत लिखिए, पहले दो N लिख लीजिए। 1 और 2 किसको दिया जाएगा ये हम डिसाइड कर लेंगे, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक, सिंपली पहले N लिखिए। तो देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मैंने हमेशा बताया एक्साइटेड स्टेट लगा रहे तो जो नंबर है उससे एक ज़्यादा लिखा जाता है, 3 लिख देंगे। फिर अगला देखिए, ढूंढिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी एब्जॉर्बेड बाय इलेक्ट्रॉन सो इट कैन रीच टू द फिफ्थ एनर्जी लेवल। एक और एन दिया है अपने को, 2 एन चाहिए होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट निकालने के लिए, तो वो फिफ्थ एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल लगा रहने पर जो नंबर है वही लिया जाएगा, मतलब फिफ्थ। अब बताइए इसमें से किसको N1 कहें और किसको N2 कहें। तो N1 आपको कहना है जो छोटा रहेगा और N2 उसको कहना है जो बड़ा रहेगा। ठीक, उसके बाद आप Z डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए Z लिथियम का Z कितना होता है 3, एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं, आपसे पूछा है कि आप हमें बता दें कि डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा, या एब्जॉर्ब किया जाए कि वो 3 से कहाँ चला जाए 5। देखिए लो से हाई जाने की बात कर रहा है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। और एब्जॉर्प्शन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जस्ट अभी आपने सीखा है, डेल्टा E इक्वल प्लस में रहता है, डेल्टा E इक्वल 13.6 इंटू Z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 13.6, Z की वैल्यू क्या है 3, तो भैया 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 क्या है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 क्या है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा 13.6, 3 3 जार 9, 1/9 माइनस 1/25। ठीक है ना। अब जरा देखिए आप 13.6 इंटू में 9, और देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप चाहें तो यहाँ कॉमन नंबर बना सकते हैं या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 1 जा 25 माइनस 9 1 जा 9 होल अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 25। एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है ना। अब आपके पास बचा 13.6 इंटू 25 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 16 अपॉन ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, ये डेल्टा ई है। ठीक, आगे और इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा ई इक्वल, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, चाहे इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर डिवाइड, या चाहे इसको डिवाइड कर लीजिए फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, है ना। ठीक, तो 16 को 25 से डिवाइड करना है 16 को, आप यहाँ 16 लिखिए, 0 टाइम्स जाएगा 1 6 पॉइंट लगेगा, 6 टाइम जाएगा 150, 0 10 बचा, और फिर 4 टाइम्स चला जाएगा क्योंकि 100 होगा, है ना। ठीक, तो ये आ गया 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.64। ठीक है ना। 16 डिवाइडेड बाई 25 आपका 0.64 आ गया है, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए।
देखिए डेसिमल्स को जब आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डेसिमल कुछ देर के लिए भूल जाइए। हम 136 लीजिए, ले लिए और इसको 64 ले लिए, है ना। 4 6 4 जार 24, 2 आया, 4 3 जार 12, 14 आया, 4 1 जार 4 और 1 5 आया, 6 6 जार 36, 6 3 जार 18 और 3 आपका 21 और ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो 4 10 7 ये। ठीक, अब डेसिमल गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि हो जाएगा 8.704 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आपको कर देना, आप इसको 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए। इतनी एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो थर्ड एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जा सकेगा, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फिफ्थ एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन होता और हमसे कह देता कि एनर्जी जूल में बता दीजिए, तो ये तो आंसर आ चुका है। लेकिन अगर जूल में पूछा होता तो आपको आगे और प्रोसीड करना पड़ता। कैसे? तो देखो, और कर आप इसी को जूल में बता सकते हैं। कैसे? मैंने कहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितना होता है, तो 8.7 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 और ये क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है ना। अब 87 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर लीजिए, तो 42 और 52 7 8 2 9 13 और 2 डेसिमल्स। ठीक, तो 13.92। ठीक है ना, ये आ जाएगा 13.92 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर डेसिमल को एक पॉइंट इधर खिसका लें तो ये हो जाएगा 1.392 इंटू 10⁻। देखो, डेसिमल जब टूवर्ड्स लेफ्ट लाया जाता है तो यहाँ ऐड किया जाता है। कितने डिजिट लेकर आए हो, एक डिजिट, तो +1 करेंगे। -19 +1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 19 में से 1 गया 18, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो बड़ा कौन है आपका, 19 बड़ा है और उसके आगे माइनस है, तो आंसर आ जाएगा -18 जूल। ये आपका डेल्टा ये आ गया किसमें, जूल में। ठीक, तो आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता सकते हैं और कई क्वेश्चंस में वो आंसर जूल में बताया जा सकता है। दोनों में से आप जिसमें चाहें उसमें आंसर अपना बता सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एब्जॉर्प्शन और एमिशन पर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन रहता और मैं आपसे कह देता कि वो किस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे कि वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फिफ्थ एनर्जी लेवल में चला जाए। ठीक, सेम प्रोसेस, लेकिन अब की बार आपसे मैं एनर्जी नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, वेवलेंथ। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था कि वो किस फ्रिक्वेंसी के एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे कि वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फिफ्थ में चला जाए। तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ये दो चीज़ें भी पूछी जाती हैं, उनके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं और फिर उन पर एक क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले पर। ठीक, तो देखिए, आपको अगर वेवलेंथ पूछेगा तो देखिए, सबसे पहले वेवलेंथ के लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे। वेवलेंथ के लिए फार्मूला जो आता है बेसिकली आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, 12375 अपॉन डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई क्या है, ये वही है जो हमने पीछे फार्मूले में कैलकुलेट किया है, यानी कि एब्जॉर्बिंग एनर्जी या फिर एमिटिंग एनर्जी या फिर रेडिएशन एनर्जी, है ना। ठीक, ये आपको डेल्टा ई वही वाला पुट करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात समझिएगा कि डेल्टा ई कौन सा आप पुट करेंगे, वो पुट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल वाला नहीं पुट करने लगिएगा, है ना। इस फार्मूले में हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये आपका लैम्डा है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अच्छा, लैम्डा का आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन्ग में। जब आप डेल्टा ई में एनर्जी रखेंगे तो मीटर में नहीं आएगा, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। और अगर आपको लैम्डा, वैसे मैक्सिमम लैम्डा का आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में ही दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको मीटर में बताना पड़ गया तो आप यूज़ कर लीजिएगा इस रिलेशन को, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, ये रिलेशन है। ठीक, आप इसको बता दीजिएगा फटाक से, लैम्डा इससे आपका तुरंत निकल आएगा। और दूसरा, अच्छा, इस लैम्डा को क्या कहा जाता है, इसको वेवलेंथ कहा जाता है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ
एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। ठीक, सेकंड फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यू इक्वल फार्मूला आपका लगेगा डेल्टा ई अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, और इसका यूनिट आएगा हर्ट्ज़। देखिए एच प्लांक कांस्टेंट है, वो भी कभी चेंज होगा नहीं, तो हम इसको थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। डेल्टा ई इक्वल 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट हर्ट्ज़। थोड़ा और सॉल्व कर लें तो देखिए यहाँ न्यू इक्वल डेल्टा ई इंटू 1.6 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻34। देखिए -34 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +34, इसके इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास बचा है डेल्टा ई बाई 66 इंटू 16 इंटू 34 में से 19 चला गया, तो देखो कितना बचेगा आपका 10⁻15 प्लस का, क्योंकि 34 बड़ा है आपका, है ना, ये आ गया। अब उसके बाद देखो इसको अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा डेल्टा ई, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं म्यू इक्वल डेल्टा ई इंटू 160 अपॉन 66 इंटू में 10⁻14 और 160 अपॉन 66, तो देखिए डेल्टा ई इंटू 2 टाइम्स जाएगा पहले। आप यहाँ देखिए 66 और 160 का कर लीजिए तो 2 टाइम्स जाएगा 132 आएगा, है ना। ठीक, तो 132 ये आपका बचा 8 और ये बचा 2, और फिर आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 टाइम्स, है ना। ठीक, तो 0 बढ़ेगा और 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 टाइम्स तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ही टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स के लिए ये 4 और ये 264, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना। ठीक, फिर 160 है तो फिर 2 बार चला जाएगा। ठीक, तो 2.42 इंटू 10⁻14 यूनिट आपका हर्ट्ज़। लेकिन अब आपको ख्याल क्या रखना है कि यहाँ डेल्टा ई जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। ठीक, देखिए आपके लिए मैंने पूरे फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में ही चेंज कर दिया है। आपको यहाँ डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दोनों फार्मूले में आप डेल्टा ई का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर आया रहेगा उसको रख दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाया करेगा। ठीक, जहाँ डेल्टा ई अभी भी क्या है आपका वही एब्जॉर्प्शन या एमिशन एनर्जी है। ठीक है ना। तो लैम्डा के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 7 5। अगर आप इसको काउंट ना कर पाएँ तो 1 या ना थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं। एरर बहुत माइन्यूट सा आता है, उतने में आंसर में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वैसे भी ईजी है। आप याद रखें 1 2 3 7 5, तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। इससे आपका वेवलेंथ निकल जाया करेगा और ये फार्मूला आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी आपका डायरेक्टली हर्ट्ज़ में आ जाया करेगा। ठीक है ना। और यहाँ आपको अच्छे से ये समझ कर रखना है कि आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ डेल्टा ई कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज कर रखने लगी है ना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में बताई जाती है, आपको डायरेक्टली हर्ट्ज़ में आंसर मिल जाएगा। बस आपको यहाँ डेल्टा ई रखना है और डेल्टा ई को इससे मल्टीप्लाई कर पावर एडजस्ट कर लेना है। ठीक, आपके आंसर आपके सामने रहेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन कर देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा ई और लैम्डा क्या निकल कर आएगा। ठीक, तो ज़रा देखा जाए, आप पहले इस फार्मूलों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ठीक, ये लैम्डा का फार्मूला और ये आपके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ठीक, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.42 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद देखा जाए, देखिए क्वेश्चन है हम लोग के पास, एन इलेक्ट्रॉन is
revolving in fourth excited state of hydrogen atom and it jump down to ground state by emitting the energy. Calculate wavelength and frequency of emitted energy. तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4 और 5, उसके फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फिफ्थ एनर्जी लेवल। एक्साइटेड स्टेट है तो एक बढ़ा लीजिए, है ना। और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है 1। तो वो इलेक्ट्रॉन 5वें में था और वहाँ से जंप कर 1 में गया है। तो कह रहे हैं कि जब जंप किया है तो उसने एनर्जी का क्या किया है, एमिशन। उसने अपने अंदर से एनर्जी निकाला है, और जो एनर्जी निकाला है आपको उसका वेवलेंथ और क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको N1 1 दिया है, छोटा एनर्जी लेवल, N2 5 दिया है, बड़ा एनर्जी लेवल। Z आपका 1 होगा क्योंकि आप कहाँ पर हैं, ठीक, हाइड्रोजन एटम में हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले डेल्टा ई निकाल लीजिए। डेल्टा ई का फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं, 13.6 इंटू Z² ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2²। चलिए 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, Z आपका 1 है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 13.6, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 13.6 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 ही आएगा, 1 माइनस 1/25। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा। डेल्टा ई इक्वल 13.6 मल्टीप्लाइड 25 1 जा 25 माइनस 1 यानी कि 24/25। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 25 और 24, इसका डिवीजन पहले 0 बार जाएगा, पॉइंट लगेगा, 9 टाइम्स जाएगा, 2 2 5, 15 बचेगा, 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.96। ठीक है ना। और अब आप फटाक से इसका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन। तो 13 6 96, 6 6 जार 36, 6 3 जार 18, 1 2 6 1 जार 2 8 कैंसिल हुआ, 9 6 जार 54, 27 2 3 9 1 जार 3 12। ठीक है ना, 6 5 10 3 1। ठीक है ना। और 3 डेसिमल्स 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 13.056। ठीक है ना। तो देखिए 13.056 है, आप 5 को छोड़ दीजिए तो इसको आप 13.1 ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई, या अप्रॉक्सीमेटली इसको 13 ले लीजिए ताकि आपको डिवाइड करने में वहाँ कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर इतना नज़दीक नहीं होता तो हम नहीं लेते अप्रॉक्सीमेशन। जैसे 13.056 था तो उसको आप 13 कंसिडर कर ही चल लीजिए। डिवीज़न आंसर में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ 13 पॉइंट मान लीजिए 5 6 होता या 13.4 होता, तब फिर नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता था। आपका डेल्टा ई आ चुका है। डेल्टा ई के बाद आपसे लेकिन पहली चीज़ पूछा है वेवलेंथ, तो मैं पहली चीज़ निकालने जा रहा हूँ। वेवलेंथ का फार्मूला क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा ई, और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू ही रखिएगा ताकि आपको आंसर किस में मिले, एंगस्ट्रॉम में। चलिए 12375 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है ना। चलिए 13 है तो फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ बगल में डिवाइड कर लेते हैं। 13 है, 12375, पहले 9 टाइम्स जाएगा, 1 1 17,
9 टाइम्स चला जाएगा 123, 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बचेगा कितना 6 और ये कैंसिल ही हो जाएगा। नीचे आपका आ गया 7, 5 टाइम्स चला जाएगा 65, 2 बचा आपका आ गया 5, फिर 1 टाइम्स जाएगा यानी कि कितना आपका 13, उसके बाद 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 2, 9 टाइम्स जाएगा, इतना काफ़ी है। तो आपका आंसर आ जाएगा 951.9 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये आपका लैम्डा है, ठीक। और दूसरी चीज़ आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, न्यू इक्वल डेल्टा ई, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना था, इनटू में 2.42 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। चलिए डेल्टा ई की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 13 है, 2.42 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़, ठीक है ना। तो देखो 242 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो देखो 13 2 जार 26, 2 आ गया, 13 4 जार 51, ठीक है ना, 52, 13 4 जार 52, 52 और 2 54 हो जाएगा, और 13 2 जार 26, 26 और 5 31 हो जाएगा, ठीक। और 2 डेसिमल्स मतलब 31.46 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। लेकिन साइंटिफिक वैल्यूज़ डेसिमल के 1 डिजिट तक बताए जाते हैं, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा 3.146 इंटू 10⁻1। लेफ़्ट साइड करने पर मैंने आपको बताया था ऐड किया जाता है, तो +14 +1 +15 हो जाएगा। तो यानी कि आपके उस इलेक्ट्रॉन ने जो 5th एनर्जी लेवल से यानी कि 4th एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जंप लगाया होगा, यानी कि 5th से जब वो 1 में जंप किया होगा, तो जो एनर्जी उसने एमिट किया था उस एनर्जी का वेवलेंथ 951.9 एंगस्ट्रॉम था और उसकी फ्रीक्वेंसी 3.146 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़ थी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एब्जॉर्प्शन एमिशन एनर्जी पर मिलेंगे। पिछले 3 लेक्चर से आपको सिर्फ बोहर्स के न्यूमेरिकल्स पर आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, आप इनको ढंग से प्रैक्टिस करिए। आप किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चंस को इन फार्मूलों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए वो कंसेप्ट सिर्फ आपके चेक करेंगे, न्यूमेरिकल इस फार्मूले से बाहर नहीं देंगे, ठीक है ना। हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस और अच्छे ट्राई करेंगे इस टॉपिक पर जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस कर कर देखेंगे कि कैसे इनके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे, ठीक। आज के लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, हर फार्मूले को अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक। आपके पास कोई रिफ्रेशर बुक हो या एनसीईआरटी हो या कुछ भी हो, उनको प्रेफर कर कर आप क्वेश्चंस इसके ढेर सारे सॉल्व करिए। उसके बाद कल आपको और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा देंगे। बाकी आज इस वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक।